हेलो डियर एस्पिरेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। और आज ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ सी जी सेट 2017 लाइफ साइंस का पेपर नंबर 2, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सी जी सेट को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जिसमें से पेपर 1 जो है वो सबके लिए बेसिक था, कॉमन पेपर था। पेपर 2 और पेपर 3 जो है लाइफ साइंस के पेपर थे, जिसमें से पेपर 2 में छोटे क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन, और पेपर 3 में लॉन्ग क्वेश्चन थे, टिपिकल क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइफ साइंस के 50 क्वेश्चन को आपके साथ डीलिंग करूंगा, वो भी आंसर के साथ साथ में मैं एक्सप्रेशन भी प्रोवाइड करूंगा। जिस पॉइंट को आपको नोट करने के लिए बोलूँ कॉपी में, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे ही आप नोट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सी जी सेट या फिर पीजीटी एग्जाम्स के लिए। तो ये जो पूरे क्वेश्चन पेपर है वो आपका सी जी सेट 2017 लाइफ साइंस पेपर 2 से है। ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो सीरीज। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा मैच द टेबल में से, मैच टेबल 1 एंड 2, राइट। यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए हैं, देखो, एंटीपोटर, सिम्पोटर एंड यूनिपोटर। तो जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, है ना, क्या बोलेंगे अपन, जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है यूनिपोटर और एक होता है मल्टीपोटर। ठीक है, मल्टीपोटर। मल्टीपोटर को हमने फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक है सिम्पोटर और एक है आपका एंटीपोटर। तो मल्टीपोटर में 2 कैटेगरी हो गई, सिम एंड एंटीपोटर। ठीक है, देखो, यूनिपोटर वो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है जो कि सिंगल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन देख लेते चलिए। यहाँ लिखा हुआ है अपना यूनिपोटर। यूनिपोटर का काम क्या है, अब तीनों का बेसिक हम देख लेते हैं। एंटी मतलब होता है अपोजिट, जो 2 मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करे। ये हमारा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन है। इनसाइड ए मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट एंड आउटसाइड बी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोटर। ठीक है, उसके बाद में जो सिम्पोटर होते हैं, सिम्पोटर का काम है सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना, सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करना 2 मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे एक मिनट पहले चेक कर लेता हूँ कि आपको कंप्लीट यहाँ पे दिख रहा है या नहीं। हाँ, सेकेंड लाइन आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो सिम्पोटर मतलब क्या हो जाएगा, जो सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करे। तो चलिए रीड कर लेते हैं इसमें, ट्रांसपोर्ट अ कपल ऑफ अ आयन और मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली इन द अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है कौन, एंटीपोटर। तो ए का हो जाएगा 1। ओके, सिम्पोटर का होगा जो नीचे दे रहा है। यूनिपोटर के लिए इसको देखो, दे ट्रांसपोर्ट अ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब सिंगल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो कौन हो सकता है, यूनिपोटर। तो हम ऐसा करते हैं कि एंटीपोटर का 1 हो जाएगा और जो थर्ड नंबर पे जो हमें दिख नहीं रहा है यूनिपोटर, उसका 2 हो जाएगा। तो इसको चलिए मैच करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, अब हमको ये क्लियरली दिख रहा है ना, ट्रांसपोर्ट कपल ऑफ आयन और मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, सिम्पोटर। तो हमारा जो आंसर है वो बी का हो जाएगा 3। ठीक है, बी का हो जाएगा 3, मतलब आपका ये वाला आंसर करेक्ट होगा। एक बार चेक कर लेंगे, ये देखो बी में देखो, है ना, ए का क्या था, एंटीपोटर अपोजिट डायरेक्शन, बी में यूनिपोटर था, और ये हो गया हमारा सिम्पोटर। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, इसको चेक कर लेंगे एक बार अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे देख लो पहले। इफ a sample of DNA is found to have the base composition of adenine। देखो, एडेनिन क्या है 40, थाइमीन कितना है बोलता है 22, गुआनिन का कितना है 12, गुआनिन का क्या है 12 है, साइटोसिन का है आपका 19। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होता है, A इज इक्वल T एंड C इज इक्वल G। ये कहलाता है चारगाव रूल।
तो चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग इन द केस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए द नंबर ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ थाइमिन, मतलब कि नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइरिमिडीन, इसका फार्मूला होता है। मगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे एडेनिन 40 है और थाइमिन 22 है, इक्वल नहीं है, मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, ये चारगाफ रूल से है। मेरे सीजी सेट के नोट्स में पूरे कंटेंट बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, आप चाहे तो उसको परचेस कर सकते हैं। मेरे नोट्स का प्राइस है ओनली 3000 रुपीज फॉर 10 मॉड्यूल। ठीक है, सो हरी अप एंड बाय नाउ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है देखो ग्लाइकोजन। तो भाई ग्लाइकोजन एक पॉलीमर है और पॉलीमर में कोई भी रिड्यूसिंग एंड नहीं होते, एक को छोड़ के। इट इज अ ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इट हैज व्हाट, एक रिड्यूसिंग एंड होगा और बाकी सब क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग होंगे। ये कहाँ होंगे, तो भाई जब पॉलीमर बनता होगा तो ये देखो ग्लूकोज का जो पॉलीमर है साइक्लिक फॉर्म में कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा 4th कार्बन है, यहाँ पे बॉन्ड बनता है, ये हमारा दूसरा पॉलीमर हो गया है ना, ये देख लो। तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन जो है इसमें फ्री ग्रुप रहता है, यहाँ से ऐड हो सकता है, मगर यहाँ के जो जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, किसी के साथ बाइंडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं। ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग है और इधर क्या इनका आ जाएगा रिड्यूसिंग, तो एक ही रिड्यूसिंग होगा और बाकी सब क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following covalent bond type are found in the structure of ATP? तो यदि ATP का स्ट्रक्चर बनाओ आप, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, चलो ये हो गया हमारा पेंटोज शुगर। ठीक है, ये हो गया हमारा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर से हमारा ये जुड़ा हुआ है प्यूरिन, कोई भी एडेनिन ले लेते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है, ये हमारा पेंटोज शुगर है और यहाँ पे O के साथ में जुड़ा रहेगा फॉस्फेट ग्रुप। ट्राई फॉस्फेट है तो 3 फॉस्फेट होंगे और इनमें सब तरफ में ऐसा O O O O O O O, जादू हो गया है ना, जादू, ओम 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 समथिंग कुछ। ठीक है, तो ये हम हो गया आपका O फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जीबी बॉन्ड बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कहाँ कहाँ है भाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देख लो, ग्लाइकोसिडिक यहाँ भी है, इसमें भी है, सब में है ग्लाइकोसिडिक। चलो उसके बाद में ये देखो फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है वो हमारा क्या है, फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड कहलाएगा। ये वाला जो है वो फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड कहलाएगा। यस, ये यहाँ दिख रहा है मुझे। और फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3 बॉन्ड्स, हमको कहाँ मिल रहे हैं, वो बी ऑप्शन में। तो याद रखना डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें 3 बॉन्ड्स होते हैं, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फो मोनोएस्टर डाइएस्टर बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये तीनों प्रेजेंट होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए भाई, ये आ गया तुम्हारा रामचंद्रन प्लॉट से क्वेश्चन आया हुआ है कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड भाई सिंपल सी बात है, जब हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं तो 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। एक अमीनो एसिड का डायग्राम यदि मैं सिंपली बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा भाई, सी, ठीक है, ये आर ग्रुप, ये एच ग्रुप, इधर कौन है अमीनो ग्रुप NH2 और इधर हो गया COH। तो COH में C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ से OH और H हट गया, वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। नेक्स्ट अमीनो एसिड को अपन अलग कलर में ले लेते हैं, चलिए ब्लैक कलर में ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये वाला, वो दूसरे अमीनो एसिड के NH में से एक H हट जाएगा, NH बचेगा, तो ये हो गया तुम्हारा N और ये H, फिर ये COOH, ऊपर में हो गया आपका R, नीचे हो गया H। ये 2 अमीनो एसिड का डायग्राम है मान लो। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है, ये है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, देखो पार्शियली डबल बॉन्ड है। ठीक है, पोलर तो होता ही है, हमेशा ट्रांसफॉर्म होता है। देखो
यदि C डबल बॉन्ड O और N और H सेम डायरेक्शन में है तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। यदि ये स्ट्रक्चर इधर हो और ये स्ट्रक्चर इधर हो, N के बाद H इधर हो जाए, तो वो कहलाता है ट्रांसफॉर्म, जो कि स्टेबल फॉर्म होता है। तो ये स्टेबल भी होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर भी होती है। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पॉइंट को देख लेते हैं सबसे पहले। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ ओम सिक्रीट योक। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये हमको नहीं पता है। कुछ सिंपल चीज़ें पहले देख लेते हैं जो कि हमको अच्छे से क्लियर हो। देखो तो मेमोरी बी सेल हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन देन इफेक्टर बी सेल। यस, इफेक्टर बी सेल का तो भाई ले देके 6 to 7 डेज सर्वाइवल होगा। मेमोरी सेल तो 15 to 20 ईयर सर्वाइव करता है। तो यस, जो एन है वो करेक्ट है। फाइंड आउट कर लो एन कहाँ है। एन है, यहाँ भी एन है। ठीक है, चलो साइटोक्रोम सी इज अ प्रोटीन विथ सल्फेट, नहीं सल्फर होता है, ये तो गलत हो गया। ओ को कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो। अब यहाँ पे देख लेते हैं पी क्या है। लैकोपेरॉन इज द बेस्ट नोन फॉर द जीन एक्सप्रेशन। यस ऑफकोर्स, ये हमारा राइट आंसर है। तो एन और पी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर आएगा सी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या हमारे लिए है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। यस, कोहेसिन प्रोटीन का काम क्या है भाई। तो ये देखो, ये हमारा क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में इनको क्या बोलते हैं अपन, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड को बाइंड करके रखने का काम होता है किसका, कोहेसिन प्रोटीन का। तो कहाँ दिख रहा है सिस्टर क्रोमेटिड, चलो ऑप्शन में पहले ही मिल गया सिस्टर क्रोमेटिड। तो याद रखना इसका काम है दो सिस्टर क्रोमेटिड को बाइंड करके रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैरियोटाइप इज। तो कैरियोटाइप क्या होता है भाई, कैरियोटाइप मतलब होता है स्टडी ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम के स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज कर सकते हैं। तो कंपेयर वन सेट ऑफ क्रोमोजोम नहीं है। इट इज विजिबल डिस्प्ले ऑफ क्रोमोजोम अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर साइज। यस, ये ठीक है। फोटोग्राफ तो नहीं हो सकता भाई। ओनली बी डन इन माइटोटिक मेटाफेज। यस यस यस, हम क्रोमोजोम की प्रॉपर स्टडी कब कर सकते हैं, तो याद रखना प्रोफेस में जब क्रोमोजोम कंडेंस हो जाता है एट द लेट फेज ऑफ प्रोफेज, तो उसके बाद आता है तुम्हारा मेटाफेज। तो याद रखना सबसे बेस्ट स्टडी ऑफ क्रोमोजोम स्पेशली कौन से फेज में होगा, तो तुम्हारे मेटाफेज में होगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहां से हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपका बी एंड डी। कहाँ है भाई बी एंड डी, यस इस ऑप्शन में है, मतलब सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ गए, वापस आते हैं। यस, ये हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। चलो मैच करते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या है, तो न्यूक्लियोसोम तो हिस्टोन प्रोटीन है। 1 का ए, देखो भाई 1 का ए यहाँ आ गया। प्रमोटर, प्रमोटर का काम क्या है, प्रमोटर प्रेजेंट होगा किसमें, ओपेरॉन मॉडल में। यस, तो ये 3 सही है। टी आरएनए में क्या होता है, एंटीकोडॉन होता है। टी आरएनए में एंटीकोडॉन होता है और हमारे एमआरएनए में क्या होगा, कोडॉन होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखिए, tRNA हैज एंटीकोडॉन कंसिस्ट ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस। यस, अभी हमने बात किया हमारा जो tRNA होता है वो 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीकोडॉन बोलते हैं। ये हमने देखा। Each triplet codon is responsible for addition of 1 amino acid in polypeptide chain. Yes, कोई भी ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो एक अमीनो एसिड बना सकता है, एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऐसा होना था ए एंड बी, मगर व्यापम ने इसका आंसर जो है वो ए करेक्ट आंसर लिया है और बी को इनकरेक्ट आंसर लिया है। तो इसको आप देख लेंगे, मेरे अकॉर्डिंग बोलेंगे तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये हमारा जीन से क्वेश्चन है। जीन को कट करना, दैट मीन्स हमारा इंट्रॉन एक्सॉन को कट करने के बाद जो बचता है वो उसके बारे में बात करें। देखो, एक्सॉन को कहा है ई, इंट्रॉन को कहा है आई। एक्सॉन क्या होता है? तो कोडिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस जिसका हमको काम है वो एक्सॉन है, और इंट्रॉन का कोई काम नहीं होता, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। ठीक है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस को जब हम स्प्लाइसिंग करेंगे तो ये लोग जो है वो हट जाएंगे। हटने के बाद क्या बनेंगे भाई? तो जो एक्सॉन 1 2 3 है वो आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक्सॉन को जोड़ देते हैं। एक्सॉन 1 2 3 4 ये बन सकता है। ठीक है, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 4 ये भी बन सकता है। मगर 3 के बाद 1 भाई, 1 2 1 2 3 4 है मान लो। अभी क्या बोल रहे हैं? पहले 3 बनाया, 3 से जोड़ दिया 1 को, और 1 को जोड़ दिया 4 से। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो गलत है। अब क्या बोलता है? 3 को 2 से जोड़ा और 2 को फिर 4 से जोड़ा, फिर जंपिंग हो रही है। ये भी गलत है। मतलब आपका आंसर आएगा ए और सी, मतलब आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The presence of glucose in the cell affect the expression of lactoperon? Yes, ठीक है। ग्लूकोज के डालने से जो बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज होता है। वो प्रायोरिटी देता है किसको? पहले ग्लूकोज को, देन उसके बाद लैक्टोज को देता है। सबसे पहले देखो, एक्चुअल में उसका न्यूट्रिशन कौन है? लैक्टोज है। मगर ग्लूकोज को ऐड कर देने से ग्लूकोज उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, और सेकंड नंबर में कौन आएगा? लैक्टोज। सही बोल रहे हैं। ग्लूकोज के लेवल बढ़ने से वो अफेक्ट करता है कैप एएमपी लेवल को। यस, सही बोल रहा है, ये भी आंसर सही है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? तो लैक ओपेरॉन मॉडल से आया है। नोट्स में पूरा अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, तो 12 का हो जाएगा आंसर ए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग consider to be a combined B and T cell deficient? तो बी सेल टी सेल डिफिशियंट मतलब इम्यूनोलॉजिकल डिफिशियंट। ऐसा डिसऑर्डर जो है वो किस में होता है? SCID में होता है, सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। इसी SCID को हम इस नाम से भी जानते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, स्विस टाइप एगमेग्लोमिनेमिया। ठीक है, देख लो बहुत टिपिकल नाम है, तो इसके नाम से भी जानते हैं। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। याद रखना, ये जो डिसऑर्डर है इसमें और कुछ पॉइंट नोट कर लो अपने कॉपी में। ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्यों होता है? तो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की बात कर रहा है। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में अभी ये सेल सिग्नलिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्या बोलता है देखो, तो हैव अ साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन। यस, ये सेल है, ऐसा प्रोटीन होता है, ये अंदर में इसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर बाइंडिंग होता है। ठीक, ये तो मुझे ठीक लग रहा है। डाइमेराइज अपॉन द लिगेंड बाइंडिंग। यस, लिगेंड के बाइंड होने के बाद ये दोनों क्या हो जाते हैं? डाइमेराइज हो जाते हैं। दोनों सही हैं। एम और एन कहाँ है? यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ देयर साइटोप्लाज्मिक डोमेन अपॉन द लिगेंड बाइंडिंग। यस, लिगेंड बाइंडिंग होने से जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चेंज होंगे, और ये अफेक्ट करेगा अदर प्रोसेस को। तो भाई मैंने तीनों सही लग रहा है, तो भाई ए आंसर होना चाहिए। चलो पी पढ़ लेते हैं। बिकम कैटालाइटिकली एक्टिव आफ्टर दी कन्फर्मेशनल चेंज, एकदम सही। तो इसके पूरे कंटेंट सही हैं, इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये हमारा अच्छा पॉइंट हो सकता है। ठीक है, चलिए
मैच दी बायोलॉजिकल फंक्शन कॉलम ए एंड बी, चलो मिलाते हैं। डाई एसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस, DAG की सिंथेसिस किसके लिए होती है? तो ये होता है तुम्हारा फॉस्फोलाइपेज के सिंथेसिस के लिए। क्रैब, ठीक है, क्रैब फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो होता है तुम्हारे प्रोटीन काइनेज के लिए, और जिडबी की हाइड्रोलाइसिस होती है तुम्हारा रास में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2 और बी का हो जाएगा 3, तो 2 3 1 मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास, 50 क्वेश्चन कवर करना है। यस, कैस्पेज एंजाइम जो कि हमारा पार्ट है किसका? PCD का, प्रोग्राम सेल डेथ का। इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, सी को अपने कॉपी में लिख लो कैपिटल कैस्पेज ASP। ठीक है, तो कैस्पेज एंजाइम जो है वो तुम्हारा सी का मतलब होता है सिस्टीन। ठीक है, तो ये कैस्पेज जो है वो सिस्टीन प्रोटीएज एंजाइम डिपेंडेंट होती है, इसका नेचर सिस्टीन होता है, तो हमारा आंसर आएगा सिस्टीन प्रोटीएज। ठीक है, सेरीन तो नहीं होता, एंडोप्रोटीएज एक्सोप्रोटीएज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ए और बी बस में हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ये आया है PCD से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो PCD से आया है, इसमें स्टेप को मैच करना है एपोप्टोसिस का। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, क्या बोलता है भाई? एक्टिवेशन ऑफ सिस्टीन प्रोटीएज CAT3 बाई ओलिगोमेराइजेशन ऑफ CAT4। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? 1 4 3 है। ठीक है, 1 तो नहीं दिया है, 4 एक्टिवेट करेगा किसको? 3 को। ठीक है, ये मुझे पहला स्टेज लग रहा है। चलो ठीक, देखते हैं। एपोप्टोसिस इनहिबिटर कैडेनाइन and the apoptosis inducer EGL1 regulate the activity of CAT3 and 4। yes, 3 और 4 के रेगुलेशन को ये दोनों मिलकर रेगुलेट करते हैं। ठीक, एक्टिवेट होने के बाद रेगुलेट करेंगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं CAT4 काउंटर पार्ट इन दी मेमेलियन एपोप्टोसिस इज एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 APF1। मतलब ये दोनों एक्टिवेट होने के बाद किसको एक्टिवेट करेंगे? APAF1 को, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, ये भी मुझे सीक्वेंस में लग रहा है, मतलब इसमें मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं लग रहा है, ABC करेक्ट सीक्वेंस है। चलो D देख लेते हैं, क्या बोलता है यहाँ पे? CAT3 इज द सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टीन प्रोटीएज फैमिली इन C एलिगेंस। यस, ठीक है, इसको बीच में क्यों डाल दिया है? अच्छा ठीक ठीक, मैच कर लेते हैं, सीक्वेंस को मैच कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा ABC देखो किस में है? ABC सिर्फ एक में है, बाकी किसी में नहीं है, मतलब आपका आंसर होगा इसका A होगा। थोड़ा ये टिपिकल है, जब इसमें आप नेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। यदि आप CG सेट में बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं सोचोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको नेट के लेवल को टच करना पड़ेगा, तब जाके ये सभी चीज़ें होगी। चलो भाई, ये क्या बोलता है? न्यूरोजेनेसिस क्या है भाई? तो न्यूरोजेनेसिस मतलब नर्व सेल ना, नर्व सेल का फॉर्मेशन, और नर्व सेल का फॉर्मेशन मतलब वो हमारा क्या है? सेंस ऑर्गन है, हमारा ब्रेन है। तो MRO देख लो, MRO A आ गया आंसर। ठीक है, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसमें और एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, उसको आप नोट कर सकते हैं। एक सेल का नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट ये माइलिन शीट का फॉर्मेशन करता है। और एक होता है स्वान सेल, जिसको सिजवान राइस मसाला सेल बोलते हैं अपन, याद करने के लिए। स्वान सेल भी माइलिन शीट का फॉर्मेशन करता है, कहाँ पे? PNS में। और ये कहाँ करेगा? CNS में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ से M और O। नोट कर लेंगे इसको भाई। नेट क्वालिफाई करना है तो थोड़ा मेहनत करना भी सीखो, चीज़ों को नोट करो, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर इसके लिए कंटेंट बनाना पड़ेगा।
ठीक है। आपको यदि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो डूब जाओ, एक किसी को मेंटर मानो और उस मेंटर की हर बात को मानो जब तक आपका सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो जाए। आप मुझे मान सकते हो या फिर और कोई आपके नज़र में बेहतर फैकल्टी होगा तो उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ को डेडिकेटेड होके कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ यदि रेगुलर करते रहें आप तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है। बट यदि आप उसमें कहीं ना कहीं लुक क्रिएट करते हैं, प्रॉपर उसको रेगुलेट नहीं कर पाते और आपका जो एम है, आपका जो फोकस है यदि उस चीज़ में नहीं है तो ट्रस्ट मी आपसे छोटी से छोटी वैकेंसीज या छोटी छोटी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएंगी। तो प्लीज़ बी पेशेंस, फोकस योर माइंड। ठीक है। एंड टारगेट फॉर दिस सिंगल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को टारगेट करोगे तभी आपको क्लियरेंस मिलेगा। ठीक है। चलिए, एक आ गया हमारा मोरुला ब्लास्टुला दिख रहा है, मतलब ये हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन दिख रहा है। चलो इसमें देख लेते हैं। करेक्ट सेंटेंस बताना है यहाँ पे। जीन्स में अफेक्ट द कॉम्पिटेंस टिश्यू टू रिस्पॉन्ड नॉर्मली। ठीक है। ये लाइन तो अपने को समझ में नहीं आया, चलो इसको ऐसा कर देते हैं। अभी पहले देख लेते हैं और बाकी ऑप्शंस को देखते हैं फिर मिलाएंगे। इसमें से दो करेक्ट है बोल रहे हैं। तो इसमें यदि हम देखें, चलो इसको हमको नहीं पता ना, इसको अभी नहीं पता। दी ब्लास्टुला इज मल्टी लेयर्ड। भाई ब्लास्टुला तो सिंगल लेयर्ड होता है भाई। ये हमारा ब्लास्टुला है, इसका जो पेरीफेरल सेल है उसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और बीच में कुछ स्पेसिफिक सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं आईसीएम। ये बाहर वाला कौन है? ट्रोफोब्लास्ट है। अंदर वाले सेल को क्या बोलते हैं? आईसीएम, इनर सेल मास। इसी से फीटस बनता है बेटा। ठीक है। और ट्रोफोब्लास्ट से बनता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्लेसेंटा बनाने में मम्मी और बच्चे दोनों का टिश्यू पार्टिसिपेट करते हैं, और यदि मम्मी और बच्चे दोनों का टिश्यू पार्टिसिपेट करें तो उसको हम बोलते हैं बेटा हीमोकोरियल। हीमोकोरियल क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है। तो दो तीन पॉइंट्स यहाँ से आप नोट कर लेंगे। तो ये तो गलत है, एन गलत है, एन को ऑप्शन को हटा दो भाई। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है। अच्छा, ये दोनों गलत हो गए तो दोनों ऑप्शन में पी आ रहा है। पी करेक्ट है, ये दोनों में पी करेक्ट है, मतलब ओके। वो देखते हैं चलो। द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इन द स्पर्म हेड इज टू प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट नहीं करना है भाई। एक्रोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और ये स्पर्म ओवम में पेनिट्रेट करने के लिए इस एंजाइम को यूज करते हैं, है ना। तो हमारा ओ भी गलत ऑप्शन है। तो आपका आंसर तो दो ही बच गया, एम एन पी। तो एम एन पी मतलब आपका आंसर हो जाएगा आपका ये एन और ये पी। ठीक है। चलिए कौन सा ऑप्शन में देख लो। तो एम और पी आपके डी ऑप्शन में है, इसको नोट कर लेंगे। चलिए, सेल डिवीजन म्यूसिस वन इन्वॉल्व्स द वेरियस स्टेजेस। ओके, अरेंज दिस स्टेज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। ये तो पूरा प्रोफेस दिया हुआ है ना। तो प्रोफेस में ये भी मैं आपको सेट के कोर्स में आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है फॉर दी सीजी सेट, एमपी सेट एंड सीएसई नेट एग्ज़ाम और फॉर पीजीटी एग्ज़ाम्स, पीजीटी टीचर एग्ज़ाम, सो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फीस बहुत कम है, 6,999 रुपीज़, मतलब कि 7,000 रुपीज़ में आपका कंप्लीट 1 ईयर का कोर्स आपको मिल जाएगा। जस्ट आफ्टर 20 डेज हमारे कोचिंग का एक एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। उस एप्लीकेशन में आप लॉगिन करके हमारे जो भी सब्जेक्ट के कंसर्न जो सब्जेक्ट होंगे या कोर्सेस होंगे उसको आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 साल में आप वीडियो को चाहे कितने बार भी देखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा वहाँ पे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो 20 डेज़ वेट कीजिए, फिर आपको एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन मिलेगा जिसमें हम कोशिश करेंगे बहुत कम कॉस्ट में आपको हायर बायोलॉजी कोर्सेज प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। प्रोफेज के फेजेस याद कर लो भाई। लेप्टोजाइगोपैकी, लेप्टोजाइगोपैकी,
डिप्लोटिन, ठीक है, डिप्लोटिन, और एक होता है डाइकाइनेसिस, ये लास्ट है, ठीक है। ये हमारे प्रोफेस के स्टेजेस है बेटा, ठीक है। चलो मैच करो, लेप्टोटिन ये आ गया फर्स्ट में, ये देख लो पी। लेप्टो के बाद जाइगो नहीं है, जाइगो के बाद कौन आएगा, पैकी, एन आएगा, एन आया। एन के बाद में पैकी के बाद डिप्लोटिन, डिप्लोटिन देन डाइकाइनेसिस, तो एम और ओ। यस, आपका बी आंसर है इसमें। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है पढ़ने वालों के लिए, जो सिर्फ वीडियो देख के नोट्स ना बनाए उनके लिए नहीं है, ठीक है। ये लो, ये देखो क्वेश्चन आ गया। एक्रोसोम का काम है पेनिट्रेशन करना। न्यूरल इंडक्शन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवोकैटर बोलते हैं। एवोकैटर वो है जो न्यूरल इंडक्शन प्रमोट करता है। एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन कहाँ से होता है, एक्टोडर्म से, और एक्डिसोन क्या है, मोल्टिंग हार्मोन है। चलो मैच करो, किसके साथ मैच हो रहा है भाई, 1 का 3, 2 का 1, यस यस यस, ये ऑप्शन आ गया तुम्हारा ए, 21 का आंसर होगा ए, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को नोट कर लो, प्रिंट आउट कराने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन को नोट करो, नोट करोगे, लिखोगे, सुनोगे, आपको याद होगा, ठीक है। आप काम चोरी करोगे, फोटो कॉपी कराओगे, आपको याद नहीं होगा, वो फोटो कॉपी को याद रहेगा। तो एग्जाम में वो फोटो कॉपी लेके जा नहीं सकते, तो प्लीज़ आप अपना ब्रेन लेके जाते हैं तो बेहतर तरीके से उसको कवर कीजिए, ठीक है। चलो स्टेटमेंट देखते हैं। ऑक्सीजन इज द हील ऑक्सीडेंट ना, हील ऑक्सीडेंट तो क्या है, DCPIP है, DCPIP, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज लिबरेटेड फ्रॉम द CO2, CO2 से लिबरेट नहीं होता, वो कहाँ से लिबरेट होता है, H2O से। आंसर होगा आपका डी, दोनों इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। चलो, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट आर नॉट बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट ऑफ अ प्लांट विथ रेड ऑरेंज लीफ ऑफ द फॉलोइंग। तो जो कलर का वो ऑब्जेक्ट होगा उस कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो रेड ऑरेंज है, तो रेड और ऑरेंज को नहीं एब्जॉर्ब करेगा, तो बी और डी आएगा भाई, ठीक है। नॉट एब्जॉर्ब लिखे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी एंड डी, मतलब इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। देख लो आंसर सी। चलिए देखो क्या बोलता है, कैम प्लांट, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट जो कि डेजर्ट्स में रहते हैं, लाइक कैक्टस। इन प्लांट्स का जो स्टोमेटा होता है वो स्कोटो एक्टिव होता है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टोमेटा रिमेन ओपन एट द नाइट इन कैम प्लांट, यस ऑफ कोर्स, नाइट में ओपन होता है और डे टाइम में क्या आ जाता है, क्लोज्ड, वो करता है फोटोसिंथेसिस। तो आंसर आएगा आपका ए, 24 का आंसर होगा ए होगा। चलो, ये DPP क्या है, तो DPP मतलब तुम बोल सकते हो कि ये डिफ्यूजन का जस्ट अपोजिट होता है, डिफ्यूजन का जस्ट अपोजिट होता है। DPP का फुल फॉर्म बोलोगे तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, क्या बोलेंगे इसको, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। DPP का फार्मूला क्या है, DPD इज इक्वल OP माइनस TP, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, और इन दोनों को देख के आप बता सकते हो जस्ट अपोजिट होता है ना। अब तुमने कहा डिफ्यूजन का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब डिफ्यूजन में हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन जाता है। देखो तो वाटर मूविंग फ्रॉम हाई DPD टू लो DPD, उल्टा होगा, ठीक है। लो DPD टू हाई DPD होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ए करेक्ट होगा और बी क्या होगा, इनकरेक्ट, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज, उसको नोट कर लेंगे टॉपिक बना करके। द pH ऑफ एसिड इन द स्टमक कैन बी लोवर्ड बाई, pH को कम करना है तो H प्लस को भगाना पड़ेगा और लाना पड़ेगा किसको, K प्लस को। देखो तो H प्लस K प्लस एडिपेज, बाकी लैक्टोज परिमेज तो सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल है। गैस्ट्रिक सोडियम पोटेशियम ये नहीं कर सकता है ना, कैल्शियम एडिपेज इसका भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया,
ठीक है। चलो भाई, ये क्या बोलता है, एस्प्रिन कैन प्रिवेंट द हार्ट अटैक बिकॉज इट, तो भाई एस्प्रिन एक बहुत अच्छा ब्लड क्लॉट को रोकने वाला एक केमिकल है बोल सकते हो। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट को रोकना मतलब आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉल। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, हार्मोन को उनके साथ में मैच करना है। इसमें सबसे इजी हार्मोन है भाई वेसोप्रोसिन। वेसोप्रेसिन को तुम मिला दो पेप्टाइड हार्मोन में। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है तुम्हारा, यस यस, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक तरह का लिपिड हार्मोन है, मतलब कि स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, डोपामाइन तो बनता है कैटेकोलामाइन से, डोपामाइन कैटेकोलामाइन ये थोड़ा मैच कर रहा है तो इसी के साथ हो जाएगा। ये तीन तो मैच हो गया भाई। प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है इकोसानॉइड से बनेगा। ओके, तो मैच हो गया यार। तो चलो, प्रोस्टेरॉन का हो जाएगा तुम्हारा स्टेरॉइड हार्मोन, डोपामाइन का कैटेकोलामाइन, वैसोप्रेसिन का पेप्टाइड, ये सबसे इजी है, इसी को पहले मैच कर लेना। प्रोस्टाग्लैंडिन का हो जाएगा इकोसानॉइड। ठीक है, तो आप ऑप्शन इसमें मैच कर लो कौन सा है। ठीक है, जो मैंने बताया उसको नोट कर लेंगे पहले ही। चलो भाई, ऊंट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। डेजर्ट एनिमल, मतलब कैमल की बात कर रहे हैं। लॉन्गर लूप ऑफ हेनले, बहुत अच्छा आंसर है यहाँ पे कि जो नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले होता है वो लंबा क्यों होता है। तो भाई नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो जितना ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा ऊंट या कैमल, उतना ही ज़्यादा सर्वाइव करेगा, क्योंकि भाई हमारे डेजर्ट में पानी की कमी है। तो चलो इसमें मिलाते हैं। देखो, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले कंजर्व द मोर वाटर, यस, सही बोल रहा है यार। सेकेंड क्या बोलता है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले इज एसोसिएटेड विद द ग्रेटेस्ट या ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेसोप्रेसिन सिक्रीशन, यस। वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है इसी को एडीएच हार्मोन कहते हैं। एडीएच हार्मोन का काम है एक्वापोरिन को रिलीज करना। एक्वापोरिन का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो वाटर को एब्जॉर्ब करना है तो हार्मोन चाहिए हमको कौन सा, वेसोप्रेसिन। ठीक है, तभी तो वाटर कंजर्व होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ए एंड बी। ठीक है, तो ए एंड बी मैच कर लो कहाँ है, तो आपके बी ऑप्शन में है ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू दी अनदर। ठीक है, वन बैक्टीरियम टू दी अनदर ये कहलाएगा तुम्हारा ट्रांसडक्शन कहलाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब तो वो होता है, जैसे कि आपने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि जो रफ टाइप ऑफ बैक्टीरिया है वो स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। जो एक नॉर्मल बैक्टीरिया है वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया में कन्वर्जन जो है वो कहलाता है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफेक्शन का मतलब होता है एक डीएनए को किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस करके क्या कॉज करना, इन्फेक्शन कॉज करना कहलाता है ट्रांसफेक्शन। और सेक्स डक्शन का मतलब होता है जो एच टाइप होता है ना भाई, एच टाइप बोलता हूँ, जो एफ टाइप प्लाज्मिड जो होते हैं, एफ टाइप ऑफ प्लाज्मिड का ट्रांसफर किसी रिसिपिएंट बैक्टीरिया किसी रिसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, सेक्स डक्शन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ट्रेट कंट्रोल्ड बाय अ लोकस फाउंड ओनली ऑन द वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम में जो भी ट्रेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं होलैंड्रिक जीन या होलैंड्रिक ट्रेट। ठीक है, ले देखे तो नाम है, कौन सा जीन होता है भाई, सॉरी जीन। सॉरी जीन को क्या बोलते हैं, टीडीएफ जीन। सॉरी मतलब मैं बोल रहा हूँ सॉरी, बट वैसा सॉरी नहीं है वो, एसआरवाई जीन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो डोंट डोंट कॉल सॉरी। ठीक है, इट इज एसआरवाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। एज्यूम एलिल ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए, मतलब कैपिटल स्मॉल ए डोमिनेंट रिसेसिव जीन है, एंड अदर जीन लाइक कैपिटल बी कोडोमिनेंस विद द स्मॉल बी, मतलब कैपिटल बी डैश है, ये अलग स्टेन है, ये कोडोमिनेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब यदि एक पेरेंट है जिनका क्रॉस हुआ, ये क्रॉस हुआ, यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, और यहाँ से आएगा स्मॉल ए कैपिटल बी, और एक आ जाएगा कैपिटल बी डैश, स्मॉल ए और कैपिटल बी डैश। ठीक है,
F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो बताना है। देख लो, ये तो तब आएगा जब ये होता, ये ऐसा कंडीशन होता तो 9:3:3:1 आता, जो कि मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है। बट ये तो नहीं आएगा। 15:1 और 13:2 ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है। ठीक है, ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है किसका? एपिस्टेटिक जीन का। एपिस्टेटिक जीन का फिनोटाइपिक रेशियो है। तो बचा कौन? ये बचा भी। तो यस, वैरायटी 1 2 3 4 5 6 वैरायटी ऑफ जीन बनेंगे, 9 वैरायटी तो नहीं बन सकते। और फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है तो एक वैरायटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, तो 4+2 6 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। इसको डिटेल कैसे बनाते हैं यदि आपको देखना है तो आप मेरे जेनेटिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में देख सकते हैं, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपका बी आंसर रहेगा, मतलब डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो देखो तो। इन अ ह्यूमन an autosomal dominant mutation in BARC1 gene causes the familial breast cancer. ठीक है, female with the mutation in this gene have the 80% lifetime risk of developing the breast cancer. Okay, मतलब ये कैंसर था और कैंसर बच्चों में जाने का चांसेस 80% है और नहीं जाने का चांसेस क्या है? 20%। तो 100% में से कितना परसेंट पेनिट्रेट हो रहा है? 80%। तो इस तरह के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? पेनिट्रेंस बोलते हैं। पेनिट्रेट होना पेनिट्रेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। तो इसमें से आप आंसर यहां ले सकते हैं, डी का आंसर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बाईफेशियल कैम्बियम। भाई तो कैम्बियम आपको मिलेगा हाईली डेवलप्ड प्लांट में। दो का बंच दिया, मतलब एंजियोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म और प्रोजिम्नोस्पर्म इनमें होंगे, है ना, लाइकोप्सिडा। और ये फर्न्स में तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो आंसर आ जाएगा आपका बी एंड सी। बी सी कहाँ है भाई? आपका बी ऑप्शन में है। ठीक, बॉटनी वालों से ही बनेगा ये, बाकी लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा क्योंकि ये थोड़ा क्लासिकल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर दी मेरिट्स ऑफ बैंथम एंड हुकर? भाई तो बैंथम एंड हुकर सबसे बेस्ट और नेचुरल एक सिस्टम है। ठीक है, इसको अपन नोट कर सकते हैं। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर रेनल्स इन दी बिगनिंग। यस, रेनल्स को सबसे बिगनिंग में रखा गया है। क्लोज रिलेटेड फैमिलीज आर प्लेस्ड अपार्ट। जो क्लोज है वो दूर दूर तो कहाँ होंगे भाई? पास पास होंगे, अपार्ट तो होंगे नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, बी सी सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है? द पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट एक साथ नहीं है। जिम्नोस्पर्म के बाद में डाइकॉट है, डाइकॉट के बाद में मोनोकॉट है। ठीक है, ये भी सही नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी एंड सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉमन टोड। ये तो नहीं है क्योंकि हमारे फ्रॉक का है। ठीक है, साइंटिफिक नेम जो है वो आपका है दत्फ्राइनम मेलानोस्टिक्स। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, क्लासिकल जूलॉजी की क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन तो याद करने से बनेंगे। ह्यूमन इंटेस्टाइन बैक्टीरिया ई कोलाई का काम क्या है भाई? तो ये पैरासाइट तो नहीं, हमको डिजीज कॉज नहीं करते हैं, हमारे लिए अच्छा है। अच्छे होने को क्या बोलेंगे? बेनिफिट दे रहे हैं। बेनिफिट देने वाले क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म। तो ये कॉलिन कमेंसल है क्योंकि कॉलिन में प्रेजेंट होता है। प्लस निगेटिव कमेंसल बैक्टीरिया यस है, तो बी और सी दोनों सही है। बी और सी दोनों सही है, मतलब बी सी यहाँ से आ जाएगा, डी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। एसिड रेन किससे होता है भाई? तो ये देखो, नॉक्स प्लस सॉक्स वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और दो चीज़ें बनाते हैं, H2SO4 प्लस HNO3। H2SO4 कितना परसेंट रहता है? 70। ये होता है कितना? 30%। ये रेनिंग के थ्रू नीचे गिरेंगे और हमारे सॉइल के एसिडिटी को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एसिड रेन होता है। तो एसिड रेन किसके कारण हो रहा है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। ये देखो, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर।
नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को नॉक्स बोलेंगे, सल्फर के ऑक्साइड को सॉक्स बोलेंगे। ठीक है, ये ट्रिक याद कर लेना, याद रहेगा। ठीक है, द पर्पस ऑफ रियो डिक्लेरेशन ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इज टू प्रमोट, ये आपका जो क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल, है ना, आपका रियो डी जेनेरियो प्रोटोकॉल। तो ये इसका जो काम है वो था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। तो 39 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट डी। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारे सेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन नीट से भी आते हैं। तो यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट का कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अरेंज दी फॉलोइंग इन दी प्रोग्रेसिव मैनर, प्रोग्रेसिव मैनर ना, ओके। जीरो सीयर में, जीरो सीयर में कौन रहेगा पहले, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। सबसे लास्ट में तो ट्री आएगा भाई, ट्री कहाँ गया देखो, सब में लास्ट में। सबसे पहले आएगा तुम्हारा राइजोकैप्रॉन, राइजोकॉर्बन सबसे पहले आ जाएगा, तो बी पहले ले लो। बी कहाँ है, यहाँ है। ओके, तो बन गया आपका आंसर, 1 आ गया। उसके बाद आपका फिनेरिया आएगा, उसके बाद वो आएगा। ठीक है, इजी था। देखो पूरे बंचेस आपको याद होंगे, ये इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस रहेगा कि ये वैसा ही बनेगा। ठीक है, चलो भाई, क्या बोलते हैं, चूज द मिसमैच, गलत कौन है, बेंथोस बॉटम में रहने वाला, तो रेस्ट ऑन दी बॉटम और दी, ठीक है ये सही है। प्लैंकटोन्स, फाइटोप्लैंक्टोन, जू प्लैंक्टोन्स कहाँ रहते हैं, डाउन साइड रहते हैं ना। प्लैंक्टोन्स की बात, एक्टिवली फ्लोटिंग नहीं करते हैं, ये तो गलत लग रहा है। न्यूस्टोन, न्यूस्टोन का रेस्टिंग ऑन दिस, रेस्टिंग और स्विमिंग ऑन दी सरफेस सही है। पेरीफाइटॉन अटैच टू दी रूटेड प्लांट, ओके ओके, ये भी सही है। तो आपका रॉन्ग आंसर क्या है, प्लैंक्टोन बी है, इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, फिशेस माइग्रेटेड फ्रॉम द सी टू रिवर इज नोन एज, ओके। तो यदि सी से रिवर में आ रहे हैं, मतलब वो कहलाएगा तुम्हारा एनाड्रोमस माइग्रेशन। और यदि उल्टा आ जाओ ऐसा, ये एनाड्रोमस है, ये तुम्हारा कैटाड्रोमस है। रिवर से सी में वापस जाओ तो कहलाएगा तुम्हारा कैटाड्रोमस। ठीक है, दोनों को याद कर लेना, ये माइग्रेशन के एग्जाम्पल्स में आते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड आर इंक्लूड्स अंडर द मीजोजोइक, मीजोजोइक इरा का ट्रिक है टीजेसी, टीजेसी ट्राइसिक जुरासिक क्रेटेशियस, कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, नोट कर लेंगे टीजेसी, ट्रिक के साथ में नोट्स में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो उसको। लेपिडोडेंड्रॉन बिकम एक्सटिंक्ट बाय द एंड ऑफ पैलियोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा में एक्सटिंक्ट हो गया बोलता है। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। Absence of secondary growth was a reason for the extinction of lepidodendrites, नहीं नहीं नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ से किसी का एक्सटिंक्शन कैसे होगा, वो तो और ज़्यादा स्टेबल होगा, तो बी गलत है ना। तो ए सही है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉल। चलो, fossils of Glossopteris leaf occur in the Paleozoic rock of India and Europe. नहीं नहीं नहीं, पैलियोजोइक रॉक्स में इसका ना ना ना। चलो देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ऑक्यूरेंस ऑफ ग्लॉसोपेट्रीज इन वाइडली सेपरेटेड कॉन्टिनेंट, यस यस यस, ये जो ग्लॉसोटेरिस है ये हमारा एक प्रूव है कि हमारे कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट होते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट के लिए इसका यूज़ करते हैं, ये प्रूफ करता है कि सच में हमारे कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट होते हैं। हमारा जो प्लेट है, हमारे अर्थ का जो प्लेट है वो 6 भाग में टूट गया है और अलग अलग क्या बना लिया है, तुम्हारा रिलेम्स बना लिया, जिसके जैसे कि इंडिया जो है कौन से प्लेट में है, ओरिएंटल प्लेट में, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में है, तो न्यू आर्कटिक ऐसे बहुत सारे प्लेट के नाम होते हैं। ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी। ए इनकरेक्ट है और बी करेक्ट है ना, तो आपका सी हो जाएगा।
चलो, फॉलोइंग आर दी सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम के सही क्वेश्चन कौन कौन से हैं देखो तो। एग्रोबैक्टीरियम कॉजेज द क्राउन गॉल डिजीज, एकदम सही। एग्रोबैक्टीरियम रिजोजेंस कॉजेज हेरी रूट डिजीज, एकदम सही, पहला तो एकदम सही है। द रीजन ए ऑफ द टीआई प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्लिकेशन, ना, ओरीसी का काम है रिप्लिकेशन करना, ये गलत है। रीजन डी इन द टीआई प्लाज्मिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विरुलेंस, यस यस, ये विरुलेंस के लिए वीर जीन यही रहता है, ये विरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, सही लग रहा है। ऑन्कोजेनिक रीजन इन टीडीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनयूजुअल अमीनो एसिड सिंथेसिस, नहीं। ऑन्कोजेनिक का काम क्या है? ऑन्कोजीन मतलब कैंसर कॉज करना, तो आपका ए और सी आंसर होगा। ए सी कहाँ है बंच? आपका सी में है। ठीक है, चलो भाई लास्ट पड़ाव में पहुंच गए हैं। आज बस हम 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। जो इसका पेपर 3 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, जब आप इस वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और मुझे बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो को यहाँ पे अपलोड करूँगा। ठीक है, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ फ्री में, तो बस मैं आपसे इतना ही डिमांड रखता हूँ कि मेरे वीडियो में प्रॉपर सब्सक्राइबर और वॉच आवर्स बढ़ते रहें। ठीक है, मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं आपको भी क्या करूँगा? प्रॉफिट दूंगा, वो भी फ्री में। चलिए भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, क्या सही है? DNA fingerprinting and DNA footprinting both are used for the individual identification, नहीं, दोनों यूज नहीं होता, सिर्फ DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड DNA फुटप्रिंटिंग आर वन ऑफ द सेम, नहीं नहीं नहीं, दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम होते तो फिर तो बात ही अलग थी। तीसरा क्या बोलता है देखो, DNA फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड फॉर द इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन, सही लग रहा है। वेयर इज द DNA फुटप्रिंटिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोटीन बाइंडिंग रीजन ऑन DNA, आइडेंटिफाई करना, यस यस, ये हमारा सी आंसर सही है, बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं। चलो भाई, मैच करना है। पीसीआर का काम क्या है? चलो, पीसीआर का नहीं पता, डीएनए माइक्रोअरे, याद रखना, डीएनए माइक्रोअरे का यूज करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन को पता लगाने के लिए। एक्सप्रेशन ऑफ जीन आपको यहाँ मिल जाएगा 4th ऑप्शन में। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, क्वेश्चन को हटा देता हूँ, इतने को देखो। एलाइजा का काम है HIV का डिटेक्शन। ठीक है, तो डीएनए माइक्रोअरे का काम ये हो गया। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम है प्रोटीन बनाना, आइसोलेशन करवाना, अच्छा ठीक है। आइसोलेशन ऑफ माउस होमोलॉगस ऑफ ईस्ट जीन, यस, जीन को आइसोलेट करके प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पीसीआर। तो ये तीनों को आप मैच कर सकते हो इसके साथ में। बस याद रखना, एलाइजा का यूज़ कैंसर एड्स के डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसमें आप मैच कर लेना, मैं बता दिया हूँ आपको। चलो, इसमें मैच करो। एम्स टेस्ट किसके लिए होता है? म्यूटेशन के लिए। ठीक है, तो ए का 3 देख लो, ए का 3 किसमें किसमें है? ए का 3 यहाँ पे है। बी का 1 तो बी का 1 मैच करने की जरूरत नहीं है, खुद ही बता दिया। एडमन मेथड, तो एडमन सीक्वेंसिंग प्रोटीन की सीक्वेंसिंग कहलाती है। ठीक है, ये देखो 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम आइसोलेक्टिक पॉइंट पता करते हैं, और सदर्न ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं? RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये तो पूरा मैच हो गया। सी का 4 और ये 2, यस, ए आंसर है इसका। चलिए लास्ट क्वेश्चन बोलता है, ये माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द फील्ड एंड फील्ड व्यू, है ना, मतलब कौन सा ऐसा माइक्रोस्कोप का रेंज है 10x, 40x, 45x एंड 100x, जिसमें सबसे ज़्यादा डेप्थ कवर होता है, अच्छे से डेप्थ को देखते हैं। तो देखो, हाई डेप्थ को देखना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? लो पावर वाला माइक्रोस्कोप, और इस डेटा में सबसे लो माइक्रोस्कोप कौन सा है? 10x है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10x। ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये आपका पार्ट 2 है लाइफ साइंस। जो भी एस्पिरेंट सीजी सेट का तैयारी कर रहा होगा उसके लिए 2017, 18, 19 तीनों साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि 13 में जो हुआ था उसका जो पैटर्न था वो अलग था। 17, 18, 19 का पैटर्न सेम है। इन तीनों क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर प्रैक्टिस करो। आप देखो कौन से टॉपिक इस एग्जाम में आए हुए हैं,
और उसी टॉपिक की प्रॉपर स्टडी करोगे तो आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहे। मैंने आपको एक बेहतर ऑप्शन दिया है, आप हमारे लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन में सीजी सेट, पीजीटी और आपका CSER नेट एग्ज़ाम, डीबीटी, कैट, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इवन पीजीटी बायोलॉजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें हम 100 मार्क्स सब्जेक्टिव कवर करेंगे। ठीक है, मैं ही उसमें क्लास लूँगा, बेहतर एजुकेशन दूंगा, ताकि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके हर एक बायोलॉजी का एग्ज़ाम क्रैक हो सके। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके सक्सेस में हमको भी एक तरह का पार्टिसिपेंट बनना है, ताकि आप हमको याद रखें। सो हमारी कोशिश है कि हम बहुत कम कॉस्ट में आपको बेहतर एजुकेशन दे सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, टेक केयर।